नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जंगेट। दोस्तों, हरियाणा राज्य में हाल ही में एक एग्ज़ाम हुई है। उस एग्ज़ाम के हल प्रश्न पत्र को आपके लिए लेकर आए हैं हम। इससे पहले काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं कर पाया था, कुछ व्यक्तिगत कार्यों में उलझा हुआ था, इसलिए नहीं कर पाया। परंतु आज आपके लिए ये मैं प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। आशा करूँगा आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। साथ ही दोस्तों, याद रखिए कि जो भी एग्ज़ाम्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होती हैं, उन एग्ज़ाम्स के प्रश्न पत्रों को आप ज़रूर देखा करें, उनके हल प्रश्न पत्र ज़रूर देखा करें। मैं नियमित रूप से जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी के प्रश्न पत्रों को यहाँ पे हल करके आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा। साथ में चाहूँगा कि आप भी फीडबैक अपना दें और बताएं कि आपको कैसा लगता है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। जब तक बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो आप प्रेस कीजिए, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए आपको जब अच्छा लगता है वीडियो तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न, जो कि पूछा गया था। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल को क्या कहा जाता है या पुनर्जागरण काल को जाना जाता है? जैसा कि यहाँ पे मैंने आंसर को हाईलाइट किया हुआ है, बंगाल शैली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बंगाल शैली जो कि भारत में पुनरुत्थानकालीन शैली के नाम से भी जानी जाती है। बंगाल से शुरुआत होती है इसकी और बंगाल शैली के या फिर बंगाल स्कूल के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। दोस्तों, याद रखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर वोश टेक्निक के भी जन्मदाता माने जाते हैं, क्योंकि बंगाल शैली में स्पेशली जिस शैली में कार्य किया गया है वह है वोश टेक्निक, यानी कि वास्तु तकनीक, जो कि जापान के कलाकारों द्वारा भारत में लाई गई थी और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों ने इसको भारतवर्ष में पहुंचाया है। तो इसका सही जवाब जो होगा बंगाल शैली होगा। साथ ही लघु चित्र शैली, मूर्त कला, लोक कला के बारे में आप परिचित है, ज़्यादा बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? दोस्तों, जैसा कि ये प्रश्न पूछा गया संसार चंद के बारे में पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कि राजा संसार चंद, जिनका काल जो है वो कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल महाराजा संसार चंद के समय को ही माना जाता है, क्योंकि इनके समय इस शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। साथ ही दोस्तों याद रखिए, प्रेम विषय के ऊपर बहुत सारे चित्र कांगड़ा शैली में या फिर ये कहीं की पहाड़ी शैली में प्रेम विषयक चित्र बने हैं बहुत सारे। साथ ही दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे एक नाम दे रखा है किशनगढ़ का। यदि किशनगढ़ के यदि हम संरक्षक शासक की बात करें तो स्पेशली नाम आता है सावंत सिंह का। तो सावंत सिंह उर्फ नागरीदास उनको कहा जाता है, तो किशनगढ़ से संबंध रखते हैं। जबकि यदि हम बसोली शैली की बात करें तो बसोली शैली में कृपाल पाल नाम के एक शासक हुए हैं, जिन्होंने इस शैली का बहुत ज़्यादा विकास किया है, यानी इसके संरक्षक शासक रहे हैं। बसोली शैली के कृपाल पाल रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, कृपाल पाल जो है वो रसमंजरी को अधिक उनको प्रिय थी और रसमंजरी से संबंधित चित्र भी बसोली शैली में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे रखा है बूंदी का। तो बूंदी जो शैली है उसमें पशु पक्षियों के चित्र अधिक बने हैं, या फिर कहें कि बहुतायत से बने हैं। तो बूंदी शैली में उमेद सिंह के समय या अन्य कोई शासक रहे हैं जिनके समय शैली का काफ़ी सारा विकास हुआ था। बल्कि प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम अनुपात या विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैसे कि हाईलाइटेड है आंसर, यूक्लिड। यूक्लिड जिनको ज्योमेट्री के फादर भी कहा जाता है उनको, यानी कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, या ये कहें कि ज्यामिति के पिता या जनक भी उनको कहा जाता है। साथ ही दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे एक फोर्थ ऑप्शन दे रखा है न्यूटन शेवरोल, नाम आप लोगों ने सुने होंगे, बट यहाँ पे स्पेशली अपने विषय से संबंधित यदि हम बात करें तो ओसवाल्ड का नाम आता है, प्रोफेसर विल्हेम ओसवाल्ड, जिन्होंने रंग चक्र प्रस्तुत किया है। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि ओसवाल्ड ने कलर चक्र दिया है, उन्होंने कितने रंग बताए हैं ये आप लोगों को बताना होगा। आप डिस्क्रिप्शन बताइएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बनी ठनी को चित्रित किसने किया? तो बनी ठनी जो कि भारत की मोनालिसा कही जाती है, बनी ठनी का संबंध राजस्थानी शैली से है। और राजस्थानी शैली में भी यदि हम बात करें तो किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली के अभी मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य संरक्षक शासक थे उनका नाम था सावंत सिंह या नागरीदास। दोस्तों याद रखें कि नागरीदास जो है इनके महत्वपूर्ण जो कलाकार थे उनका नाम था मोरध्वज निहाल चंद। जैसा कि आंसर हाईलाइटेड है ऑलरेडी कि मोरध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा।
यह जो चित्र है जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, बात आती है कि इसको भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी किसने है, तो एरिक डिकिंसन नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। साथ ही किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय भी जो है एरिक डिकिंसन को और साथ ही डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। दोस्तों याद रखिए कि इस चित्र के ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है 1973 में, यानी कि 1973 ईस्वी में। याद रखें इसका साइज 19x25 यानी कि 19 × 25 सेंटीमीटर्स का आकार है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। बल्कि यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं उनमें बिसनदास, दसवंत और बसाउन का नाम दे रखा है, जो कि संबंध रखते हैं किस शैली से, मुगल शैली से संबंध रखते हैं, जो कि हम चर्चा करने वाले हैं आगे के प्रश्नों में। अगला प्रश्न पूछा गया है, रामगोपाल विजयवर्गीय जिन्हें कलाविद सम्मान भी प्राप्त है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा, तो कलाविद या पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान के, और ये कहें कि भारत के महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका जन्म सवाई माधोपुर में हुआ था, सवाई माधोपुर के बालेर ग्राम में इनका जन्म हुआ था सन 1905 में। दोस्तों जरूर याद रखिएगा। बल्कि यहाँ पे एक नाम दे रखा है श्री माधोपुर, जबकि श्री माधोपुर के नज़दीक जिन कलाकार का जन्म हुआ था वह थे कृपाल सिंह शेखावत। साथियों याद रखिए कि रामगोपाल विजयवर्गीय जो है जिन्होंने अपनी एजुकेशन शैलेंद्र नाथ डे से प्राप्त की थी। शैलेंद्र नाथ डे जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे, यानी कि हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि वॉश टेक्निक में रामगोपाल विजयवर्गीय ने कार्य किया है। न केवल चित्रकार बल्कि ये एक लेखक भी थे और साथ ही साथ इन्होंने वॉश टेक्निक में काम किया है। मेघदूत श्रृंखला इनके द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण कृति है, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस पुरातत्वीय क्षेत्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, यानी कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर है। तो जैसा कि आंसर यहाँ पे देखा है एलोरा। एलोरा आप सभी को पता है कि एलोरा जो है वहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल है। गुफा संख्या 16 है, जिसे रंग महल के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अक्सर 757 से 783 या 773 ईस्वी के मध्य जो इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यह एक मोनोलिथ है, या ये कहें कि एकात्मक शैली में एक ही पत्थर से बना हुआ पूरा मंदिर है, जिसे ऊपर से नीचे की तरफ उसको काट के बनाया गया था। जरूर दोस्तों इसको याद रखिए, बाकी की डिटेल्स भी आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। बाकी अजंता एलिफेंटा सारनाथ के बारे में भी आप निश्चित रूप से अवेयर हैं। अजंता जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखती है, इसलिए यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर नहीं हो सकता है। एलिफेंटा की बात की तो एलिफेंटा भी किससे संबंधित है, जी हाँ ये भी हिंदू धर्म से संबंधित ही है। और सारनाथ की यदि हम बात करें तो सारनाथ भी किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण रूप से सारनाथ, मथुरा, इन जगह हालांकि काफ़ी सारा काम हुआ है, हर तरह की मूर्तियाँ बनी है, बट स्पेशली यदि हम इस मंदिर की बात करें तो एलोरा में स्थित है। सारनाथ के हम लोग स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ के स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि संबंध रखते हैं बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की है, यानी कि न्यूड सीरीज। न्यूड सीरीज किसने की है, तो दोस्तों न्यूड सीरीज का नाम आता है, स्पेशली हमारे दिमाग में नाम आना चाहिए KH आरा का, कृष्णजी हवला जी आरा जिनका पूरा नाम है। इन्होंने न्यूड जो है श्रृंखला बनाई, मुंबई में इन्होंने इसका कार्य किया है। साथ ही दोस्तों याद रखिए KH आरा जिनका जन्म 1914 में हुआ था। बोलाराम आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं ये, और इनका देहांत मुंबई में हुआ था। तो KH आरा ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, जरूर से याद रखें। अगला प्रश्न है, संथाल परिवार कौन से माध्यम में बना है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परिवार का जो एक मूर्ति शिल्प है, इसको संथाल फैमिली भी कहते हैं। इस प्रश्न से संबंधित दो प्रश्न आते हैं, माध्यम से संबंधित दो प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है कि पहले संथाल फैमिली नाम का जो मूर्ति शिल्प जो राम किंकर बैज ने बनाया है, सर्वप्रथम उन्होंने किस माध्यम में बनाया था, तो सबसे पहले उन्होंने उसको मिट्टी में बनाया था, यानी कि मृण से बनाया था। तत्पश्चात उसका जो फाइनल जो उसका प्रतिरूप जो हम देखते हैं वो सीमेंट कंक्रीट में है। तो याद रखिए इसकी ये सीमेंट कंक्रीट में बनाया गया है। 427 सेंटीमीटर आकार इसका है। 1938 में यानी कि 1938 में उनके द्वारा ये काम किया गया है, राम किंकर बैज, जो भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूर से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन से दो रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं। तो जाहिर सी बात है, द्वितीय रंग मिलाएंगे, दो प्राथमिक रंगों को जब हम मिलाएंगे तो हमें द्वितीय रंग यानी कि सेकेंडरी कलर प्राप्त होंगे। दोस्तों याद रखें कि दो
प्राइमरी कलर होंगे और दो प्राइमरी कलर को मिलाने से हमें थर्ड जो कलर प्राप्त होता है वो होता है सेकेंडरी कलर। यहाँ पे इसमें समझ पाएंगे कि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीच में जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज दिया गया है जिसके अंदर तीन कलर दे रखे हैं, प्राइमरी लिखा हुआ है लाल, पीला और नीला। अब यहाँ पे यदि हम दो रंगों को लाल और केवल नीले को मिलाते हैं तो सेकेंडरी कलर जो मिलता है वो है हमारा पर्पल कलर, बैंगनी रंग। और यदि इसी तरीके से हम लोग यदि लाल को और पीले को मिलाते हैं तो सेकेंडरी कलर जो प्राप्त हो रहा है वो है ऑरेंज या फिर नारंगी रंग हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से दो प्राथमिक रंग यानी कि पीले को और नीले को यदि मिलाते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, ये सेकेंडरी कलर दो प्रमुख रंगों को मिलाने से बनते हैं। और फिर सेकेंडरी कलर से ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, जो तृतीयक रंग जो प्राप्त होते हैं वो इन्हीं से हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी, प्राइमरी और दोनों के बीच में जो टेरिटरी कलर है वो अपना तृतीयक रंग हो जाता है, यानी कि इन्हीं के संयोग से जो कलर बनता है वो तृतीयक रंग हो गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों याद रखिए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, जैसा कि आप सभी को पता है। दोस्तों साथ ही बताना चाहूँगा कि ये जो अपना ऊपर में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तटस्थ रंग, ठंडे रंग, पूरक रंग, तो दोस्तों इनको भी जरूर से याद रखें। तटस्थ रंग से मतलब कहेंगे कि जो रंग ना इधर के ना उधर के हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो कलर होते हैं उनको हम तटस्थ कलर कहेंगे, ठीक है। जबकि ठंडे रंगों की बात करें यानी कि प्रकृति के आधार पे, नेचर के आधार पे कलर्स को दो तरीके से डिवाइड करते हैं हम लोग, ब्लू, माफ कीजिएगा, हॉट कलर और कोल्ड कलर, बिल्कुल। तो जो कोल्ड कलर होते हैं, जो ठंडे रंग जो होते हैं, ठंडे रंगों के अंतर्गत जो रंग आते हैं वो होते हैं अपने हरा है, नीला, बैंगनी, आसमानी, ये क्या होते हैं, ये ठंडे रंग होते हैं। जबकि गर्म रंग वो होंगे जिनको देखने से आंखों में जलन जैसी महसूस होने लगती है, इसमें हम लोग देखें तो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ऐसे कलर होते हैं, ये गर्म रंग होते हैं। और पूरक रंगों की बात करें तो पूरक रंग यानी कि दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं, द्वितीयक रंग हमें प्राप्त होता है। और जो तीसरा रंग बच जाता है, तीसरा कौन सा, तीसरा जो प्राथमिक रंग बच जाता है वो क्या होता है, उसका पूरक रंग या विरोधी रंग उसका होता है। हालांकि आगे के प्रश्न में हमको व्याख्या करेंगे। अगला प्रश्न हमारा था पंचमढ़ी किस राज्य में है। तो पंचमढ़ी कहाँ पर है, पंचमढ़ी बिल्कुल मध्य प्रदेश राज्य में। आपको याद होना चाहिए कि पंचमढ़ी जो है इसके चित्रों की खोज जो है वो किसने की थी, जी हाँ, D.H. गार्टन जो है उनके द्वारा इसके चित्रों की खोज की गई थी। अप्रोक्स 1936 के आसपास उनके चित्रों की खोज की गई थी। जबकि दोस्तों यह भी याद रखें कि पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो महादेव पहाड़ियों में है। लगभग 5 मील के क्षेत्र में लगभग 50 गुफाएं पंचमढ़ी में देखने को मिलती है। और यदि गुफा के खोज की बात करें तो गुफा की खोज जी हंटर ने की थी और इसके चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्टन को जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द बोजार किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है। हालांकि यहाँ पे प्रिंट अच्छे से नहीं है बट समझें, बोजार यहाँ पे पूछा रहा है कि बोजार जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच वर्ड, यानी कि जो फ्रेंच यानी फ्रांस जो है, फ्रांस की जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड है बोजार, BEAUX, बोजार जैसे कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा इकोल द बोजार, इकोल द बोजार, जहाँ से अमृता शेरगिल ने एजुकेशन ली है, एज वेल बहुत सारे आर्टिस्टों ने वहाँ पे एजुकेशन ली है। तो इकोल मतलब स्कूल, द बोजार, तो बोजार मतलब आर्ट होता है, आर्ट्स होता है, ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित किया जाने का सिद्धांत क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे छोटा बड़ा या स्थितिजन्य लघुता कह देंगे या परिप्रेक्ष्य कह देंगे, जिसमें क्या होता है, जैसा कि दिया गया है कि दूर की वस्तु छोटी होगी और नज़दीक की बड़ी होगी, तो वो परिप्रेक्ष्य में होता है। जबकि प्रमाण में क्या होगा, प्रमाण में माप होता है, जो भी आकृति है उसका माप या उसका नापतोल जो होता है वो प्रमाण होता है। अंतराल हम सभी परिचित हैं, अंतराल यानी कि वह स्थान जहाँ पे चित्र बनाया जाता है वो अंतराल होता है। और स्वर्णिम अनुपात यानी कि जो डिवाइडेशन जो एक प्रदान किया गया है यूक्लिड के द्वारा, वो गोल्डन रेशियो है, वो एक अलग चीज़ है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रूपपद कला के मूलाधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जैसा कि आंसर यहाँ दे रखा है, S.K. शर्मा और R.A. अग्रवाल जो है ये रूपप्रद कला के मूलाधार नामक पुस्तक के राइटर हैं। हालांकि A.K. स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने भी बहुत सारी किताबों की ये रचना जो है की है, जो कि भारतीय शैली या ये कहें कि भारतीय शैली पर आधारित हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, शाहजहाँ के अंतिम दिन शीर्षक प्रसिद्ध कलाकृति किसकी है। तो शाहजहाँ के अंतिम दिन नाम का जो चित्र है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। दोस्तों आपने देखा होगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया है, जिनमें से यह भी एक है।
यही जो आप चित्र देख पा रहे हैं, यही पासिंग ऑफ शाहजहाँ, या फिर ये कहें कि शाहजहाँ के अंतिम दिन, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये जो चित्र बनाया गया था कि ये उस वक्त का दृश्य है जब इसको कारागार में बंद करके डाल दिया गया था, शाहजहाँ ने इसको कारागार में बंद कर दिया था। तो ये एकटक ताजमहल को निहारते रहते थे, उस वक्त का जो दृश्य है यहाँ पे चित्रित किया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न है अगला, चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती है चक्राकार रेखा यानी कि घुमावदार रेखा जिन्हें हम कहेंगे, एक ही बिंदु से स्टार्ट करके उसके चारों ओर जो रेखाएं घूमती है, चक्राकार रेखा उसको कहते हैं। तो उसका कौन सा भाव नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि दे रखा है यहाँ पे कि चक्राकार रेखा की जो इसकी भावनाएं हैं या फिर इसकी जो भाव है वो होते हैं उत्तेजना, गति, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता। ये सभी भाव क्या है? पूर्णता। ये सभी भाव चक्राकार रेखा है, बट आघात जो है इसका भाव नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, किसके शासनकाल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई है? दोस्तों याद रखिए, तूतीनामा जो है यह एक अरेबिक वर्ड है तूतीनामा, यानी कि ये कह सकते हैं कि तोतों की कहानी इस तूतीनामा में देखने को मिलती है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि अकबर जो शासक हुआ था, अकबर के समय बहुत सारे ग्रंथों का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। बहुत सारे हिंदू ग्रंथ, बहुत सारे जो फारस के जो ग्रंथ हैं, या फिर ये कहें कि बाबरनामा, हुमायूं, बहुत सारे ग्रंथों का चित्रांकन इसके समय हुआ है। तो उन्हीं में से एक तूतीनामा भी है, जिसके अंदर दो पति पत्नियों के विषय में जो है बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। तो अकबर इसका सही जवाब होगा तूतीनामा का। साथ ही इसमें लगभग 103 चित्र हैं और नक्शबी नाम के एक राइटर के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी तूतीनामा की। साथ ही यह भी याद रखें कि इसमें बहुत सारे चित्र हैं। दशवंत नाम का जो कलाकार है, दशवंत ने इसमें बहुत सारे चित्र बनाए हैं। जगजीवन दशवंत ये कलाकार है जिन्होंने तूतीनामा में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत भवन भोपाल में है और भारत कला भवन जो है वो वाराणसी या फिर बनारस में। दोस्तों जरूरी से याद रखें इसको। भारत भवन की यदि हम बात करें तो उसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे और इसकी स्थापना जो है वो 1982 में हुई थी। इस भवन के फाउंडर की यदि हम बात करें तो अशोक वाजपेयी जो है वो इसके फाउंडर थे। और अपने आर्ट से यदि हम बात करें कि इसके फाउंडर या इसके जो प्रथम निदेशक कौन रहे थे, तो वो थे जगदीश स्वामीनाथन, यानी कि जे स्वामीनाथन वही कलाकार हैं जिन्होंने आदिवासी कला को क्या एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। तो ये भी एक प्रश्न आता है कि आदिवासी कला को या जनजातीय कला को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान देने वाले कलाकार कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन जिन्होंने भारत भवन के प्रथम निदेशक भी माने जाते हैं। साथ ही साथ भारत भवन के अंदर एक इन्होंने संस्था का जो है स्थापना की थी, उसका नाम था रूपंकर संस्था। ये भी जरूर से याद रखिएगा। जबकि बात कर रहा था मैं भारत कला भवन की बात कर रहा था, तो भारत कला भवन जो कि वाराणसी में है, BHU का जो कैंपस है वहाँ पे स्थित है भारत कला भवन। संग्रहालय है जैसा कि बताया हमने आपको, 1920 में जिसकी स्थापना हुई थी भारत कला भवन की। और भारत कला भवन के जो संस्थापक थे वो थे राय कृष्ण दास और मदन मोहन मालवीय। इस चीज़ को आप जरूर से याद रखिएगा। हालांकि इसकी बहुत सारी और भी बातें हैं जो आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें एक चीज़ ये भी आती है कि भारत कला भवन जो था वहाँ के आजीवन अध्यक्ष या फिर जिसके मानद जो उपाधि जिनको प्राप्त हुई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और भारत कला भवन जो था उसकी वर्तमान जो उसकी इमारत है उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू के टाइम में रखी गई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। बल्कि यहाँ पे भारत भवन से संबंधित प्रश्न है तो वो भोपाल में ही स्थित है, क्योंकि 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन बनाया है। दोस्तों जमीन नाम का चित्र MF हुसैन का है, यानी मकबूल फिदा हुसैन जिन्होंने ये चित्र बनाया था। सन 1955-56 के दौरान इन्होंने ये चित्र बनाया था और इनकी ये जो पेंटिंग है ये सेल भी हुई थी, लंदन में इसकी बिक्री हो गई थी। और ये वर्तमान में जो चित्र हालांकि नगमा में संग्रहित है। ये जो चित्र है ये कैनवास के ऊपर बनाया गया तेल रंगों का प्रयोग करके। ये है आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है ये जमीन नाम का चित्र जो कि बनाया गया है MF हुसैन के द्वारा। ऑयल पेंट में ये बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इस वर्ण नियोजन में केवल श्याम व श्वेत वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कलर स्कीम पूछी गई है कि कौन सी कलर स्कीम है, वर्ण नियोजन कौन सी कलर स्कीम है जिसके अंदर केवल ब्लैक एंड व्हाइट का ही यूज किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर क्या हैं, कलर में काउंट नहीं किए जाते। जैसे कि हमने पहले बताया ये तटस्थ रंग हैं या इनको अवर्णीय रंग भी कहा जाता है। तो अवर्णीय रंग है मतलब इनमें रंग नहीं है, ठीक है, मतलब रंग नहीं है मतलब वर्ण नहीं है।
तो एक तरीके से का आंसर क्या हो रहा है इसका, वर्ण शून्यता। वर्ण शून्यता जहाँ पे केवल ब्लैक एंड वाइट का यूज करके जब किसी ड्राइंग को कंप्लीट किया जाता है उसको वर्ण शून्यता कहेंगे। जबकि एक वर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय कलर स्कीम क्या होती है, जिसमें केवल एक ही कलर का यूज करते हैं। रेड है तो केवल रेड है, येलो है तो केवल येलो, यानी एक ही कलर की अलग अलग टोन का यूज करके जिस वर्क को कंप्लीट करते हैं वो एक वर्णीय है, यानी कि मोनोक्रोम उसको कहेंगे हम एक तरीके से। अगला है बहुवर्णीय। बहुवर्णीय, बहुवर्णीय यानी अलग अलग रंगों का, यानी कि मल्टी कलर यूज करके जिसे ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं वो बहुवर्णीय रंग योजना में हो गई। और प्राथमिक का मतलब प्राथमिक रंग योजना, जाहिर सी बात है प्राथमिक रंगों का प्रयोग करके जो ड्राइंग कंप्लीट की जाती है वो प्राथमिक रंग योजना के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग ये कलर स्कीम्स हैं। अगला प्रश्न है, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है चित्रकला के तत्व। तो आपको पता है चित्रकला के तत्व 6 तत्व हैं, रेखा, रंग, रूप, पौध, तान, अंतराल, ये चित्रकला के तत्व हैं। जबकि यहाँ पे जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं संयोजन के सिद्धांत, यानी संयोजन के सिद्धांत यहाँ पे जो दे रखे हैं 7 जो संयोजन के सिद्धांत यहाँ पे दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, जिसमें परिप्रेक्ष्य भी कभी कभार जो है जोड़ दिया जाता है। षडांग की बात करें तो षडांग जो है उसमें 6 अंग हैं, यानी षट प्लस अंग, यानी कि 6 अंग, चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, जो कि पंडित यशोधर ने एक श्लोक जो है वो दिया था। प्रमाणानि रूपभेदः प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। ये श्लोक जो है वो षडांग के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था पंडित यशोधर के द्वारा, जो इन्होंने जय मंगला ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब, जैसा कि प्रश्न की मांग है, संयोजन के सिद्धांत इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक रंग नहीं है, यानी पूरक रंग यानी कि अपोजिट कलर, या फिर ये कहें कि विरोधी रंग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे विरोधी रंगों की बात की जा रही है, तो लाल और हरा विरोधी रंग है, नीला और नारंगी भी है, पीला और बैंगनी भी है। तो नीला और हरा जो है ये पूरक रंग नहीं हो सकते। आपको मैं एक कलर के माध्यम से समझाना चाहूँगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो मुख्य रंग होते हैं, दो मुख्य रंगों को मिलने से जो सेकेंडरी कलर बनता है, ये तो क्या होता है, ये सेकेंडरी कलर हो गया। बट यहाँ पे जो प्राइमरी कलर बच गया है, जैसे ये कलर हम इन दोनों रंगों को मिलाया तो यहाँ पे सेकेंडरी कलर ये बन गया, लेकिन जो एक प्राथमिक रंग बच गया तो ये एक दूसरे क्या हो गए, ये विरोधी रंग हो गए, यानी कि नीले का विरोधी नारंगी हो गया, नारंगी विरोधी क्या हो गया, नीला हो गया। इसी तरीके से हम लोग बात करें यदि हम तो ये क्या होगा यहाँ पे एक तरीके से, अभी जैसे यहाँ पे दे रखा है सेकेंडरी कलर, देखिए यहाँ पे लाल को और नीले को मिलाने पे क्या बना, बैंगनी बना। तो बैंगनी का जो तीसरा जो प्रमुख रंग बच गया हुआ है वो क्या हो गया, एक दूसरे के पूरक रंग या फिर विरोधी रंग हो गए। तो दोस्तों याद रखिए कि दो मुख्य रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वो सेकेंडरी कलर होता है, तो सेकेंडरी कलर है। लेकिन जो एक प्राथमिक रंग बच गया है वह एक दूसरे क्या होते हैं, विरोधी रंग होते हैं या फिर पूरक उनको कहा जाता है, ये जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, अलंकृत हाशियों का चित्रण किस शैली में हुआ है। प्रागैतिहासिक, अपभ्रंश, पाल, मुगल। आंसर गिवन है मुगल शैली। अलंकृत हाशिया यानी कि डेकोरेटिव जो हाशिए बनाए गए हैं, चित्र के चारों तरफ की जो बॉर्डर बनाई गई है वो अलंकृत किस शैली में है। तो प्रागैतिहासिक काल में तो हालांकि कागजों पर इन पर कोई ड्राइंग ही नहीं बनी है, तो वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपभ्रंश शैली में भी बने हैं हाशिए, बट हाशिए दो तरफ बने हैं, जैसे कि उनका आकार तो वो क्या था कि लंबे ज़्यादा थे, लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई कम हुआ करती थी, अपभ्रंश और पाल शैली दोनों में ही। तो वहाँ पे चित्रों में बॉर्डर ना बन के दोनों तरफ केवल हाशिए बनते थे, और उनके बीच में जो है कुछ स्क्रिप्ट वगैरह भी कई बार लिखी जाती थी। लेकिन मुगल शैली की यदि हम बात करें तो मुगल शैली के चित्रों में चारों तरफ बॉर्डर होती थी, और बॉर्डर में जो है अलंकरण होता था, फूल पत्तियों का या फिर कभी कभार पशु पक्षियों का अलंकरण भी जो है बॉर्डर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चित्रकार का नाम बताइए जिसने प्रसिद्ध चित्र वधु का श्रृंगार चित्रित किया है। तो आंसर यहाँ पे दे रखा है अमर्ता शेरगिल। अमर्ता शेरगिल जिन्होंने वधु का श्रृंगार नाम का चित्र बनाया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पश्चिमी शैली में कार्य किया है, जबकि राजा रिवर्मा ने भी पश्चिमी शैली में यानी यथार्थवादी शैली या फिर यूरोपीय शैली में कार्य किया है, परंतु उनके विषय क्या थे, भारतीय थे, यानी पौराणिक विषय थे। यहाँ पे अमर्ता शेरगिल ने भी यथार्थवादी कार्य किया है, परंतु उनके विषय भारतीय थे। उन्होंने की वधु का श्रृंगार, जैसा कि हमने देखा है, भारतीय पहाड़ी लड़कियाँ हैं, ऐसे करके भारतीय लड़कियाँ हैं, इस प्रकार के बहुत सारे उन्होंने चित्र बनाए हैं जिनके विषय भारतीय थे, परंतु उनकी शैली जो थी वो क्या थी,
यूरोपीय थी, क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन इकोल द बोजार पेरिस से प्राप्त की थी। तो ये वधु का श्रृंगार चित्र अमृता शेरगिल का है। अगला प्रश्न है, इनमें से ग्राफिक कलाकार कौन सा है, यानी कि प्रिंट मेकर कौन है। तो यहाँ पे के हिबार, कृष्णा रेड्डी, NS बेंद्रे, मृणालिनी मुखर्जी। दोस्तों जैसे कि आपने देखा है, कृष्णा रेड्डी जो कि एक प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि कृष्णा रेड्डी जो मूर्तिकार भी रहे हैं, साथ में इन्होंने स्पेशली विस्कोसिटी में और इंटरगिलियो में इन्होंने कार्य किया है। कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी और इंटरगिलियो जो टेक्निक है उसमें कार्य किया है। प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देखिएगा। ग्राफिक आर्ट्स के बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह मैंने करके एक वीडियो अपलोड किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, उनको देखिए, जरूर से देखिएगा। साथ ही आप यदि टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे भी क्विज होती है और प्रश्नों के डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रश्नों का, तो वो भी कीजिए आप। तो कृष्णा रेड्डी की हम बात कर रहे हैं, तो कृष्णा रेड्डी जिनका जन्म 1925 में हुआ था और हाल ही यानी कि 2018 में ही उनका निधन हुआ था। तो ये कृष्णा रेड्डी थे। हालांकि ज़्यादा इनके बारे में चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे। बसावन का नाम आ रहा है तो मुगल शैली के थे। तो बसावन ने न केवल अकबर के समय बल्कि इन्होंने जो है जहांगीर के समय भी कार्य किया था। यदि हम बात करें अकबर के समय की, तो अकबर के समय मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत बसावन ये प्रमुख कलाकार हुआ करते थे। साथ ही साथ जहांगीर के समय भी जो है दसवंत बसावन ने कार्य किया है, अबुल हसन आकारीजा वगैरह जो कि कलाकार रहे थे जहांगीर के समय के। तो यहाँ पे बसावन का नाम आ रहा है, मुगल शैली से संबंधित हैं। जबकि पहाड़ी में आप लोगों ने नैन सुकमान को, परको, फत्तू का नाम सुना। राजस्थानी शैली में भी अलग अलग शैलियों के कलाकार रहे, चैन शैली से अलग ही हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, षडांग भारतीय चित्रकला के 6 अंग के लेखक कौन है। हालांकि ये पुस्तक नहीं है षडांग, बल्कि इनका पूछने का तात्पर्य षडांग से, इनकी षडांग जो है उसके संबंध में पुस्तक किसने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है पंडित यशोधर ने। दोस्तों याद रखिए, पंडित यशोधर जो कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के दरबारी हुआ करते थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, यानी कि कामसूत्र की जो रचना बादशाह ने की है, तो कामसूत्र की इन्होंने टीका लिखी थी जिसका नाम था जय मंगला। और जय मंगला में इन्होंने एक श्लोक दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लवण्य योजनम सादृश्य वर्णिक भंग इति चित्र षडंगकम, यानी कि जो 6 अंग बताएंगे, रूप भेद प्रमाण भाव लवण्य योजना सादृश्य वर्णिक भंग, ये 6 अंग जो है इन्होंने बताए अपनी पुस्तक के अंदर, तो आपको याद रखना है। साथ ही षडांग जो है उसके इस श्लोक की व्याख्या जिसने की है वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस श्लोक की व्याख्या की है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारतीय शिल्प षडांग। भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक में इन्होंने यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी व्याख्या की थी, और व्याख्या उन्होंने बांग्ला में की थी। तो उसका हिंदी अनुवाद जो किया था वो डॉक्टर महादेव साहा ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे बल्कि अलग नाम दे रखे हैं, आपको सभी को पता ही है कि भरत मुनि, जयदेव, राजा भोजदेव, इन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे, जिनमें से भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जयदेव की क्या है गीत गोविंद, और राजा भोजदेव जिन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए, उसका नाम आपको बताना है, राजा भोज ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। 4 स्पेशल ग्रंथ अपने नाम आते हैं, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण है, मानसोल्लास है और सम्रांगण सूत्र था। तो चारों में से कौन सा आपको ये बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सावंत सिंह किस शैली के आश्रयदाता थे। सावंत सिंह, जैसा कि हमने बताया, सावंत सिंह जिनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, किशनगढ़ शैली के कलाकार हैं। किशनगढ़ शैली के शासक थे, वहाँ के शासक थे किशनगढ़ के। और किशनगढ़ में जो कि राजस्थान शैली के अंतर्गत एक शैली आती है किशनगढ़ शैली, तो वहाँ के ये राजा थे दास। तो याद रखिए कि नागरीदास के नाम से तो जाने जाते हैं। किशनगढ़ से लेके फेमस चित्र की बात हमने की थी थोड़ी देर पहले, पहला प्रश्न लगभग आया था बणी ठणी का। तो बणी ठणी भी क्या है, किशनगढ़ शैली का महत्वपूर्ण चित्र है। और साथ ही साथ यहाँ के और अन्य यदि कलाकारों की बात करें तो लाडली दास, सूर्य ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, सवाई राम, नानक राम, सीताराम, रामनाथ, ये भी जो है कुछ किशनगढ़ शैली के अन्य कलाकार थे जिनके आपको नाम याद रखने हैं। बल्कि कोटा, मेवाड़, बूंदी ये भी राजस्थान शैली के अंतर्गत ही आती हैं। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, यक्ष यक्षी मूर्ति का निर्माण किया था, यानी किसने यक्ष यक्षी की मूर्ति का निर्माण किया था। तो हालांकि ये सभी यहाँ पे मूर्तिकारों के नाम दे रखे हैं, मीरा मुखर्जी, ध्रुव मिस्त्री, नंद गोपाल, राम किंकर बैज। तो राम किंकर बैज जो कि भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने जो है इस मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था। यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली में जो है उसके मेन गेट के ऊपर, यानी कि मुख्य द्वार के ऊपर ये दोनों की दोनों प्रतिमाएं लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक के मेन गेट के सामने ये दोनों की दोनों प्रतिमाएं वहाँ पे संग्रहित है, यानी कि लगी हुई है इस प्रकार से।
तो यहाँ पे जो यक्ष है उस यक्ष को कुबेर के रूप में दर्शाया गया। उनके हाथ में एक छोटा सा संदूक जैसा दिखाया गया, तो कई बार उनको कुबेर की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये मूर्तिशिल्प रामकिंकर बैज ने बनाया था। साथ ही यहाँ पे अन्य ऑप्शन के हिसाब से यदि मीरा मुखर्जी की बात करें तो मीरा मुखर्जी का एक महत्वपूर्ण मूर्तिशिल्प है वो दुर्गा है। ध्रुव मिस्त्री का महत्वपूर्ण शिल्प का नाम आता है तो मैन विद डॉग। और एस नंद गोपाल की बात करें, एस नंद गोपाल नाम आता है इनका पूरा, तो उन्होंने फ्रंटल नेरेटिव स्कल्पचर्स बनाए थे। फ्रंटल नेरेटिव स्कल्पचर्स जो है इनके द्वारा बनाए गए थे, यानी कि चोलमंडल विलेज के एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है नंद गोपाल। तो यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से रामकिंकर बैज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि इस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। तो आखेट से संबंधित यानी कि शिकार दृश्य, तो कोटा शैली में शिकार दृश्यों का अधिक चित्रांकन हुआ है। और इसके मुख्य संरक्षक शासक जो थे वो राजा उमेद सिंह थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह रंग जो प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता और समीपता को दर्शाता है, तो कौन सा रंग है? तो जैसा कि पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है, तो पीला रंग जो है ये सभी भाव दर्शाता है, पीला रंग। जबकि अन्य रंगों की बात करें यहाँ पे हरा रंग जो है वो सौंदर्य, माधुर्य, सुरक्षा, विश्राम, ताजगी और हरियाली के भाव दर्शाता है हरा रंग। नीला रंग दर्शाएगा यहाँ पे आशा का, लगन, आनंद, विशालता, ईमानदारी, मधुरता, निष्क्रियता और विस्तार, आत्मीयता, ये भाव दर्शाता है नीला रंग। लाल रंग आप सभी को पता है प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम का भी है, क्रोध है, वीरता, श्रृंगार, उत्तेजना, ये सभी भाव दर्शाता है लाल रंग। प्रश्न के हिसाब से हमारा सही जवाब पीला होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, फ्रेस्को सैको में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है? हालांकि दोस्तों यदि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको मुझे लग रहा है इसका एक और भाग हमें बना देना चाहिए। तो खैर हम अभी तक केवल यहाँ पे 120 तक के प्रश्न यानी कि यहाँ इतने देखे हैं। बाकी के प्रश्न हम आने वाले वीडियो में देखें। इसका दूसरा भाग भी हम जरूर अपलोड करने जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, तो दूसरे भाग के लिए बने रहिएगा। इसके बाकी प्रश्नों की भी व्याख्या सहित हम आपको बताने वाले हैं। मैं हालांकि इसको पूरा कर सकता हूँ, अभी भी पूरा कर दूंगा मैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जब तक कि एक प्रश्न की पूर्ण व्याख्या नहीं होगी तब तक हम उसको पढ़ने का या फिर उसके अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि हमें प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी हमें पता होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया। लगभग 50% ऐसे मतलब व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो भाई वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए ताकि आपको वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहिए। तो चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में जल्दी ही आपको इसके सभी प्रश्नों की व्याख्या के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।